हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी नेम। ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको ट्रिपल स्टार दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपकी चाहे पहली बुक हो दूसरी बुक हो, पॉलिटिकल साइंस में ये टॉपिक आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, बट आपको अपनी इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ बना लेनी है। आइडिया आना चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, सबसे पहले मैं यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड के बारे में बता चुका हूँ मैं। अब बाइपोलरिटी का मतलब क्या है, देखो यहीं पर हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। बाइपोलरिटी का मतलब है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जो वर्ल्ड था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। मतलब ऐसे डिवाइड मतलब फिजिकली नहीं, बट मतलब आइडियोलॉजिकली दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। यूएसए लीड कर रहा था कैपिटलिस्ट कंट्रीज को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, और यूएसएसआर लीड कर रहा था आपके सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर थी, पावर पूरे वर्ल्ड की दो भागों में डिवाइड थी। दो ग्रुप बन गए थे, एक यूएसए वाला और यूएसएसआर वाला। जब पावर दो भागों में डिवाइड होती है, दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है, तो उस वर्ल्ड को हम बोलते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। तो ये बाइपोलरिटी होगी। तो बाइपोलरिटी मतलब वो समय, ये वर्ल्ड का वो टाइम था जहाँ पर पावर दो जगह पर कंसंट्रेटेड थी, एक तो यूएसए और यूएसएसआर। तो इस बाइपोलरिटी को चैलेंज कौन करता है? इस बाइपोलरिटी को चैलेंज करता है नेम। नेम का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो यही हम समझने वाले हैं कि जो बाइपोलर वर्ल्ड था उस समय, उसको चैलेंज देने के लिए कौन आता है? नेम आता है। और ध्यान रखना, इंडिया नेम का फाउंडिंग फादर था, फाउंडिंग मेंबर था। ये पांच यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखे हैं व्यक्ति, ये पांचों क्या हैं? फाउंडिंग फादर्स ऑफ नेम है। इनको हम समझेंगे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद एक वॉर स्टार्ट होता है, कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया जो थी दो भागों में डिवाइड थी। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर प्लस इनके अलाइड कंट्रीज। तो जब ऐसा सिस्टम चल रहा था, इसी समय निकल के आता है एक नया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेम। ठीक है, तो उसी नेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं दो चार चीज़ें इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ, वही चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पहली बात, नंबर एक, जैसे ही WW2 ख़त्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर। ठीक है ना, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे कंट्री क्या है, इंडिपेंडेंस मिलती है कई सारे कंट्रीज को, चाहे वो अफ्रीका के कंट्रीज हों, चाहे वो एशिया के कंट्रीज हों, चाहे लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हों। अब जो नए आज़ाद हुए देश थे, इवन इनमें भारत भी था, तो इनके सामने एक चैलेंज था कि यार हम यूएसए की तरफ जाएं या फिर यूएसएसआर की तरफ जाएं। जाएं तो जाएं कहाँ, किधर जाएं? तो कुछ कंट्रीज ने डिसाइड किया कि यार ना तो हम यूएसए की तरफ जाते हैं, ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाते हैं। ना तो हम यूएसए की तरफ जाते हैं और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाते हैं। हम तो भाई अलग रहेंगे। हम किसी भी मिलिट्री ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में हम अलाइन होने के लिए तैयार नहीं है। अलाइन का मतलब है किसी चीज़ के साथ मिलना, और नॉन अलाइन का मतलब ना मिलना। तो कुछ कंट्री जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंस मिली थी जिनको अपनी कॉलोनीज से, चाहे वो फ्रेंच से इंडिपेंडेंस मिली हो, चाहे वो ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिली हो, चाहे किसी भी यूरोपियन कंट्री से इंडिपेंडेंस मिली हो, तो जो नए कंट्रीज थे, डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम तो अलग रहेंगे। हम तो ना तो यूएसए की तरफ जा रहे हैं और ना ही यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं। वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट, और हम अलग से एक सिद्धांत बनाएंगे, और उसी सिद्धांत को नाम दिया गया था नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लू जो कंट्रीज दिखा रखे हैं, ये सारे के सारे कंट्रीज आज की डेट में नेम कंट्रीज हैं, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज हैं। आप देखोगे तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इवन इंडिया, एशिया के बहुत सारे देश आज की डेट में, तो आपको मैं बता दूं लगभग 125 के समथिंग कंट्रीज जो हैं नेम के मतलब मेंबर है। शुरुआत में जब बना था तो जब इसमें 25 कंट्रीज थे, तो अब आज की डेट में तो ये 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो ये रही बात किसकी, नेम की। तो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया दो भागों में डिवाइड हो चुकी थी। यूएसए एंड यूएसएसआर के दो ग्रुप बन चुके थे। जो कंट्रीज कैपिटलिस्ट थे उनको लीड कर रहा था यूएसए, जो कंट्रीज सोशलिस्ट थे उनको लीड कर रहा था यूएसएसआर, सोवियत रूस जिसको हम बोलते हैं। इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। उसी दौरान जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उन्होंने डिसाइड किया कि ना तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे इनसे। ठीक है, उन कंट्रीज को बोला गया नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, नॉन अलाइंड कंट्रीज, या इन्हीं को एक और नाम दिया गया था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। कैसे कंट्रीज? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मगर खास बात आपको क्या देखने को मिलेगी नेम की,
हालांकि ये किसी भी ग्रुप का भाग नहीं थे, फिर भी नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज का मतलब इनका मतलब जो ऑब्जेक्टिव था ये था, एक तो ये अलग रहेंगे दोनों ग्रुपों से, प्लस कोल्ड वॉर के दौरान जो टेंशन्स क्रिएट हो रही थी वर्ल्ड के अलग अलग भागों में, उन टेंशन्स को कम करने की ये कोशिश करेंगे। दो पावर ब्लॉक्स के बीच में जो वॉर चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको ये कम करने की कोशिश करेंगे और ऐसा किया भी। तो ये बहुत बड़ा इनका योगदान है किसका, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज का। ठीक है, इसका फाउंडेशन एक्चुअली इसके फाउंडेशन हुआ था 1961 में हुआ था, ध्यान रखना। बेलग्राड में इसकी पहली समिट हुई थी, तो ये फाउंडिंग ईयर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। यूगोस्लाविया जो कंट्री हुआ करता था पहले, वहाँ पर इनका फाउंडेशन हुआ था। तो शुरुआत करते हैं। अब बुक में क्या दे रखा है, द कोल्ड वॉर टेंडेड टू डिवाइड वर्ल्ड इनटू टू राइवल अलायंसेस। तो कोल्ड वॉर के दौरान जो वर्ल्ड था वो दो भागों में बढ़ चुका था, दो विरोधी ग्रुपों में बढ़ चुका था। एक ग्रुप को लीड कर रहा था यूएसए और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहा था यूएसएसआर। ठीक है, तो दो भागों में दुनिया बढ़ चुकी थी। द नॉन अलाइनमेंट ऑफर द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ए थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन आइदर अलायंसेस। तो ध्यान रखना, ये जो नॉन अलाइनमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, इसने एक ऑफर दिया नए नए जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थे। डीकोलोनाइज्ड मतलब अब वो किसी की कॉलोनी नहीं है, अब वो आज़ाद हो चुके हैं। तो कई सारे कंट्री थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनको एक नया ऑफर दिया गया, एक नया ऑप्शन दिया, थर्ड ऑप्शन, कि भाई आप किसी भी अलायंस को ज्वाइन मत करो, ना तो यूएसए की तरफ जाओ और ना ही यूएसएसआर की तरफ। तो ये है थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना। द रूट्स ऑफ नेम बेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स। मतलब स्टार्टिंग में जो इसकी जो फाउंडेशन है वो तीन लीडर्स के बीच में फ्रेंडशिप का रिजल्ट है। तीन लीडर्स कौन कौन से थे, एक यूगोस्लाविया कंट्री हुआ करता था पहले, अब तो हालांकि ये डिवाइड हो चुका है कई सारे कंट्रीज में। तो यूगोस्लाविया के एक थे जोसेफ ब्रोज टीटो, ये हैं आपके जोसेफ ब्रोज टीटो, यूगोस्लाविया के लीडर हैं। प्लस इंडिया के, हमारे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्लस इजिप्ट जिसको हम बोलते हैं मिस्र, इजिप्ट के लीडर थे गमल अब्देल नासर। इन तीनों के बीच में बहुत मतलब क्या थी, अच्छी दोस्ती थी। इन तीनों की दोस्ती के कारण ही मतलब ये नेम फाउंड होता है। प्लस साथ के साथ में दो लीडर और हैं, एक हैं सुकार्नो और दूसरे हैं क्वामे नुरुक्मा। हालांकि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इनका कुछ अलग हो, तो आप देख लेना उसी हिसाब से। तो इंडोनेशिया के सुकार्नो, इंडोनेशिया के ये हो गया आपके सुकार्नो इंडोनेशिया के। और घाना आपको पता है एक कंट्री है जो कहाँ पर आता है, अफ्रीका में आता है। यहाँ के लीडर थे क्वामे नुरुक्मा। तो इनके बीच में क्या था, अच्छी मतलब दोस्ती थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी इन तीनों के बीच में। इन दोनों ने इसको सपोर्ट किया था और तभी जाके बना नेम। तो हम कह सकते हैं ये जो पांच लीडर हैं इनको बोला जाता है फाउंडिंग फादर्स ऑफ नेम। क्या बोला जाता है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ नेम। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि नेम का फाउंडेशन कब हुआ था, तो नेम का फाउंडेशन तो एक्चुअली पहली जो मतलब मीटिंग हुई थी इनकी 1961 में हुई थी। पर इसके फाउंडिंग फादर कौन थे, तो आपको बताना है। 5 देशों के हेड थे, इनके बीच में अच्छी गहरी मतलब रिलेशनशिप थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो इन्हीं का आइडिया था नेम बनाने का। तो शुरुआत में क्या हुआ था इन तीनों लीडर्स के बीच में, कहाँ के, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गमल अब्देल नासर, इनके बीच में मीटिंग होती है 1956 में। एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पर इसका आइडिया आया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। नेम का जो आइडिया आया था 1955 में एक मीटिंग हुई थी एशिया अफ्रीका के जो देश थे उनके बीच में, जिसको हम बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वहाँ पर आइडिया आया था नेम का। फिर इनके बीच में तीनों के बीच में मीटिंग होती है, फिर इसको सपोर्ट करते हैं दो लीडर्स। और फाइनली पहली जो समिट, अब देखो समिट यहाँ पे वर्ड आएगा, समिट का मतलब है इन देशों के बीच में जो पहली मीटिंग हुई थी नेम की, वो कब हुई थी, वो हुई थी बेलग्राड 1961 में। बेलग्राड ये जगह कहाँ पर पड़ती है, ये यूगोस्लाविया में पड़ती है। तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि नेम की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो आपको बताना है 1961 में। कब हुई थी, वो 1961 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बेलग्राड में। फाउंडिंग फादर्स ऑफ नेम कौन कौन है, तो इन पांचों का नाम आपको पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में, तो ध्यान रखना। अब ये जो नेम बना था ये 3 फैक्टर्स का कल्मिनेशन था, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से नेम का उदय हुआ था। पहली बात तो 5 देशों के बीच में जो कॉपरेशन था इसकी वजह से नेम बना था। प्लस उस समय पर आपको देखने को मिलेगा कोल्ड वॉर टेंशन्स बढ़ती जा रही थी और इसके जो एरिनाज थे, कोल्ड वॉर के जो एरिनाज थे ये बढ़ते हुए जा रहे थे। मतलब वर्ल्ड में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। उस समय पर जो नए डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थे उन्होंने डिसाइड किया नहीं भाई हम तो अलग रहेंगे कुछ, है ना। और ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू देयर इंटरनेशनल एरिना। बाय 1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन
मेंबर्स इन द यूएन। अब कुछ कंट्रीज नए थे जो अफ्रीका के थे, वो कंट्रीज किसी ना किसी मतलब अलायंस को मतलब ज्वाइन कर रहे थे, प्लस ये यूएन के भी मेंबर बन जाते हैं 16 जो कंट्रीज थे। तो इस समय पर ये नए नए जो कंट्रीज थे तो उनके सामने एक ऑप्शन था कि यार ना तो हम यूएसए की तरफ जाएं ना यूएसएसआर की तरफ जाएं, तो उनको ज्वाइन करने का ऑप्शन किसने प्रोवाइड किया? नेम ने, कि भाई आप हमें ज्वाइन करो, हम मतलब क्या करेंगे आपस में हेल्प करेंगे, एक दूसरे की कोऑपरेट करेंगे, किसी भी ग्रुप को हम ज्वाइन नहीं करेंगे और अपनी प्रोग्रेस पर हम ध्यान देंगे। तो पहली जो समिट हुई थी इसको 25 मेंबर स्टेट्स, अब मैंने बताया था पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स का मतलब ध्यान रखना इंटरनेशनल लेवल पर जनरली कंट्रीज, तो 25 कंट्रीज ने फर्स्ट समिट को अटेंड किया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। इसकी जो लेटेस्ट समिट अपनी एनसीईआरटी के अनुसार 18वीं जो समिट हुई थी, 18वीं जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी अजरबैजान 2019 में। अजरबैजान नाम का कंट्री है, वहाँ पर इसकी 18th समिट होती है, इसका मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। और जिसको अटेंड किया था 120 मेंबर स्टेट्स ने प्लस 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज। तो ध्यान रखना ये तो इसके मेंबर हैं और 17 ऐसे कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर अभी मतलब ऑब्जर्वर की लिस्ट में, बाद में हो सकता है ये परमानेंट इसके मेंबर बन जाए। तो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूएनओ के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें आज की डेट में 193 कंट्रीज हैं। तो यूएनओ के बाद ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा? अपना नेम, जिसमें 120 मेंबर स्टेट्स हैं, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये नॉन अलाइनमेंट ग्रू इनटू ए पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट, कंट्रीज ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम इंटरेस्ट जॉइंटेड। तो आपको देखने को मिलेगा नॉन अलाइनमेंट एक अलग से मतलब उभर के आता है और एक चैलेंज की तरह आता है किसके सामने? यूएसए यूएसएसआर की तरफ। इसमें जो कंट्रीज थे नए नए जो आज़ाद हो रहे थे एशिया अफ्रीका से, वो इसको ज्वाइन करते हैं जिनका मतलब इंटरेस्ट आपस में मिल रहा था। तो ये समिट का मतलब फ़ोटो है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो समिट हुआ था। और 2019 यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ है बाकू अजरबैजान। अजरबैजान में जगह कौन सी है? बाकू। तो आप अगर देखोगे ये हो गया कैस्पियन सी, नीचे हो गया ईरान। ईरान के ऊपर आपको देखने को मिलेगा 2 कंट्रीज हैं, छोटे छोटे से दिखेंगे वर्ल्ड के मैप में। इधर की साइड में है अजरबैजान और इसकी बगल में है आर्मेनिया। हालांकि रिसेंटली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी, इनके बीच में वॉर भी लड़ा गया था छोटा सा आपस में टेरिटरी डिस्प्यूट को लेकर। तो ध्यान रखना ये 2 कंट्रीज हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया की बगल में यहाँ पर टर्की देखने को मिलेगा, ऊपर इनके जॉर्जिया, रशिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये थोड़ा और बड़ा मैप है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू, यहाँ पर इनकी समिट हुई थी 18 समिट। ओके, इंक्रीजिंगली नेम वाज ईजियर टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट वाज नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि नेम क्या था और क्या नहीं था, ये चीज़ें और हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, नेम किसी भी अलायंस का मेंबर नहीं था। अलायंस मतलब ना तो ये यूएसए के ग्रुप का मेंबर था और ना ही यूएसएसआर के ग्रुप का मेंबर था। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी या न्यूट्रल। देखो ये एक ही वर्ड है, या तो हम कह लो आइसोलेनिज्म और या फिर न्यूट्रलिटी। मतलब अब देखो नेम का प्रिंसिपल क्या था, ये ना तो यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, नेम की जो पॉलिसी थी उसको हम आइसोलेनिज्म या न्यूट्रलिटी नहीं कह सकते। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पर गौर करना आप, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। आपको पता है नेम का प्रिंसिपल का क्या था, ना तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, अलग रहेंगे। तो नेम की जो पॉलिसी थी इसको हम आइसोलेनिज्म या फिर न्यूट्रलिटी नहीं कह सकते। तो नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेनिज्म सिंस आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम दी वर्ल्ड अफेयर्स। अब देखो आइसोलेनिज्म जो पॉलिसी होती है या न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी होती है, इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सपोज इंडिया अगर न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी फॉलो कर रहा है, आइसोलेनिज्म वाली पॉलिसी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि आप वर्ल्ड के अफेयर से अलग है। वर्ल्ड में क्या घटना घट रही है, क्या घटनाएं नहीं घट रही हैं, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। ये पॉलिसी होती है आइसोलेनिज्म वाली। मगर नेम का ये प्रिंसिपल नहीं था। नेम तो क्या था, यूएसए और यूएसएसआर से, इन दोनों के ग्रुप से अलग तो था ही, मगर कोल्ड वॉर के दौरान इन दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स थी इनको कम करने में भी नेम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो मतलब नेम जो था वर्ल्ड के अफेयर्स से अपने आप को अलग नहीं करता है, मगर जो पॉलिसी ऑफ आइसोलेनिज्म है या न्यूट्रलिटी वाली जो पॉलिसी है वो क्या कहती है कि आपको वर्ल्ड के अफेयर से अलग रहना है। अलूफ का मतलब अलग रहना है, आपको इंटरफेयर नहीं करना है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, आइसोलेशनिज्म सम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस फ्रॉम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787 अप टू द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो अमेरिका जो था, यूएसए जो था, ये इस पॉलिसी को फॉलो करता है,
आइसोलेशन वाली जो पॉलिसी है इसको फॉलो करता है। कब से कब तक फॉलो करता है? इसके फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो से लेकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में हुआ था। यहाँ तक अमेरिका की पॉलिसी क्या थी? अमेरिका की पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी, मतलब इनको वर्ल्ड में क्या चल रहा है इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सेल्फ प्रोग्रेस पर ध्यान देना है। तो ये पॉलिसी अमेरिका ने फॉलो की थी, मतलब वर्ल्ड के अफेयर्स में इंटरफेयर ना करना। मगर नेम की ऐसी पॉलिसी नहीं थी। नेम हालांकि यूएसए और यूएसएसआर किसी भी ग्रुप का मतलब मेंबर नहीं थे नेम के कंट्रीज, मगर इन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग अफेयर्स में दो पावर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट को अलग करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान प्ले किया था। तो इन कंपैरिजन टू नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन टू राइवल अलायंसेस इन द कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखना, नेम के जो कंट्रीज थे, भारत को जोड़कर इसमें इवन भारत ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो इन्होंने क्या किया था, ये दो राइवल अलायंस थे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए कई बार इनके बीच में आपस में क्या किया था? मीडिएशन किया था। मीडिएशन मतलब बिचौलिए की तरह रोल प्ले किया था, मतलब टेंशंस को कम करने की कोशिश की थी ताकि वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सके। तो ध्यान रखना, नेम के कंट्रीज हालांकि किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं थे, मगर ये वर्ल्ड के अफेयर्स में क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेम क्या नहीं था, नेम न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया है, आपको समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। देयर स्ट्रेंथ वाज बेस्ड ऑन द यूनिटी एंड their resolve to remain non-aligned despite the attempt by two superpowers to bring them into their alliances। तो ध्यान रखना, इनकी जो स्ट्रेंथ थी, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज की जो स्ट्रेंथ थी वो किस में थी? यूनिटी में और इश्यूज को रिजॉल्व करने में थी। हालांकि इस दौरान यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ने कोशिश की थी कि नेम कंट्रीज को अपनी अपनी तरफ क्या किया जाए? आकर्षित किया जाए, अपने अपने अलाइंसेस में इनको जोड़ा जाए, मगर ये कंट्रीज उनके साथ नहीं जाती हैं और मतलब कोशिश करती हैं क्या करने की? रिजॉल्व करने की इश्यूज को। ठीक है, अब दूसरी इसलिए हम कह सकते हैं नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। अब देखो आइसोलेटिज्म हमने देख ली, अब हम न्यूट्रलिटी वाले प्रिंसिपल को भी हम समझेंगे। देखो न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन का तो मतलब क्या होता है? वर्ल्ड के अफेयर से अलग रहना। तो नेम वर्ल्ड के अफेयर से अलग नहीं था, ये चीज़ हमने देख ली। अब न्यूट्रलिटी को हम देखेंगे। न्यूट्रल का आप मतलब समझते हो ना, तो न्यूट्रल लेना मतलब किसी भी चीज़ में भाग ना लेना। तो न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपलिटी टू पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या है कि वॉर जो चल रहा था, कोल्ड वॉर, उससे भैया अपने आप को अलग रखना। स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड ए वॉर। मतलब जो भी स्टेट्स, जो भी कंट्रीज न्यूट्रलिटी को फॉलो कर रहे थे, उनको वॉर को ख़त्म करने में कोई योगदान नहीं देना था, उनको अलग रहना है। तो देखो जो भी कंट्रीज न्यूट्रलिटी वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे, तो न्यूट्रलिटी का मतलब तो ये होता है कि वही वॉर से दूर रहो, वॉर खत्म हो मत हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द वॉर्स एंड डू नॉट टेक एनी पोजिशन ऑन अप्रोप्रिएटनेस और मॉरलिटी ऑफ वॉर। तो जो भी कंट्रीज न्यूट्रलिटी को फॉलो कर रहे हैं, उनको वॉर में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कोई भी अपना स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉर में कुछ भी हो, कुछ भी मत हो, कितना भी लॉस हो, उनको कोई मतलब नहीं है। मगर नॉन अलाइंड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन दी वॉर्स इन वेरियस रीजन्स। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉन अलाइनमेंट स्टेट्स थे, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थे इंक्लूडिंग भारत, इन्होंने वॉर में कई जगह पर क्या किया था? इन्वॉल्व हुए थे। कई जगह पर इन्होंने वॉर में भाग लिया था, अलग अलग रीजन्स की वजह से। अब रीजन्स इनमें एक मेन ही था पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर करना। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वॉर्स दैट हैड ब्रोकन आउट। तो इन जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थे, इन्होंने कोशिश की नंबर एक, दो पावर्स के बीच में वॉर ना हो, प्लस इस वॉर को ख़त्म करने में भी इन्होंने कोशिश की। तो हम कह सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थे, उन्होंने न्यूट्रलिटी वाले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, ना ही आइसोलेनिज्म वाले पॉलिसी को फॉलो किया था। मतलब आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल वर्ल्ड अफेयर से अलग रहना। नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज वर्ल्ड अफेयर से अलग नहीं थे। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? आपको वॉर से दूर रहना है, वॉर में आपको भाग नहीं लेना है, वॉर को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है, वॉर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई आपको ध्यान नहीं देना। मगर नॉन अलाइन कंट्रीज जो थे, भारत को मतलब इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, तो इन्होंने वॉर में भाग लिया था। अलग अलग जगह पर ये वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, अलग अलग रीजन्स की वजह से। और साथ के साथ में इन्होंने कोशिश की थी कि वॉर को ख़त्म किया जाए, तो सुपर पावर्स के बीच में जो टेंशन चल रही है उनको कम किया जाए, ये की थी। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन अलाइन कंट्रीज थे, इन्होंने ना तो न्यूट्रलिटी को फॉलो किया था, ना ही आइसोलेनिज्म वाली पॉलिसी को फॉलो किया था। और इन्होंने कोशिश की
कि वॉर को ख़त्म किया जाए दो पावर्स के बीच में। तो यहाँ पर हमारा नेम वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखना, नेम ऐसे कंट्रीज थे जो ना तो यूएसए की तरफ थे ना ही यूएसएसआर की तरफ थे, प्लस शुरुआत में इसमें 25 मेंबर स्टेट थे, बाद में इसमें 120 प्लस मेंबर स्टेट्स हो जाते हैं। और 18 समिट हुई इनकी। की पहली समिट जो हुई थी इनकी कहाँ पर, बेलग्राड में हुई थी। प्लस नेम ने ना ही न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को फॉलो किया था और ना ही आइसोलेनिज्म वाली पॉलिसी को फॉलो किया था। वो आपको एक्सप्लेन करना है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 फाउंडिंग फादर्स थे, 5 फाउंडिंग कंट्रीज थे इसके, उनके लीडर्स के आपको नाम याद रखने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काम आएगा बीच बीच में। तो आप अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लें। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।